Welcome back in Dolphin School of Excellence. Hello students. This is for class 5th and today we are going with lesson number 2nd. The name of the lesson is Migration of Families. Earlier I have taught you about families. What are families? There are two kind of families, joint families and nuclear families. Okay. Now today we have to go with migration of families. So first thing, what are migration? What is migration? क्या होता है migration? बच्चों माइग्रेशन का सिंपल शब्दों में अगर हम समझना चाहते हैं, माइग्रेशन का मतलब होता है माइग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, अपने आप को शिफ्ट कर लेना, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन. सो in this lesson we will learn about migration of family, reasons behind the migration of family. This is the main thing of this lesson. reasons का मतलब होता है कारण. माइग्रेशन, कोई फैमिली माइग्रेट क्यों करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाती है, तो बेटा इसके कुछ कारण होते हैं. जैसे अच्छे बिजनेस के लिए, अच्छी स्टडी के लिए, अच्छे रहने की सुविधाओं के लिए, इसलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं. ओके. सो निकिता's फैमिली वॉज लिविंग इन अहमदाबाद. कोई निकिता नाम की बच्ची है जिसकी फैमिली कहाँ रहती है? अहमदाबाद. इट इज सिचुएटेड इन गुजरात. हर फादर गॉट ट्रांसफर टू न्यू दिल्ली. अब उसके पापा पहले कहाँ जॉब कर रहे थे? अहमदाबाद में, बट ट्रांसफर यानी इनका ट्रांसफर हो गया कहाँ पर? न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया. न्यू दिल्ली में इनका ट्रांसफर हो गया. निकिता हैड टू शिफ्ट टू न्यू दिल्ली एंड हैड टू ज्वाइन अ न्यू स्कूल देयर. अब निकिता को भी, अब जब पापा दिल्ली जा रहे हैं तब निकिता को भी दिल्ली जाना पड़ेगा, तो निकिता अपने डैडी के साथ में शिफ्ट कर रही है और वहाँ पर एक नया स्कूल ज्वाइन करेगी. सॉरी. फैमिलीज शिफ्ट फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर लिविंग टू अनदर न्यू प्लेस. दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज. जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि परिवार शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर रहने के लिए, इसी को कहते हैं माइग्रेशन. माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज. ये जो बोल्ड लेटर आपको नजर आ रहे हैं, इट इज द डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज. देयर आर मेनी रीजन्स फॉर माइग्रेशन. रीजन, कारण, बहुत सारे रीजन होते हैं माइग्रेशन के. पीपल माइग्रेट ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन. नंबर 1 इज इकोनॉमिक रीजन. नंबर 2 इज एजुकेशनल रीजन एंड फॉर बेटर फैसिलिटीज एंड रिहेबिलिटेशन. फर्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक रीजन. इकोनॉमी वर्ड कहीं भी आता है ना बच्चों, तो ये फाइनेंस से रिलेट करता है, यानी कि ये पैसों से रिलेट करता हुआ वर्ड होता है इकोनॉमिक. इकोनॉमिक रीजन का मतलब ये हुआ कि पैसों के आर्थिक फाइनेंस से रिलेटेड रीजन्स को इकोनॉमिक रीजन्स कहते हैं. जीतू's फैमिली लिव्ड इन अ विलेज. जीतू नाम का कोई बच्चा है. इस लेसन में बच्चों आपको क्या मिलेगा? स्टोरीज मिलेंगे. हर एक टॉपिक का एक स्टोरी मिलेगा, उस स्टोरी के थ्रू आपको इस लेसन को एक्सप्लेन किया है. जीतू's फैमिली लिव्ड इन अ विलेज. जीतू का परिवार कहाँ रहता है? एक गांव में रहता है. हीज मेन ऑक्यूपेशन वॉज एग्रीकल्चर. ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय. क्या मतलब होता है? ऑक्यूपेशन, व्यवसाय. एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती करना. ओके. तो उनका मेन काम क्या था? खेती करना. ही हैड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर. उनके पास थी स्मॉल पीस ऑफ लैंड यानी एक छोटी जमीन फॉर एग्रीकल्चर. खेती करने के लिए इनके पास कम जमीन थी. ही वॉज वेरी पुअर. पुअर मीन्स गरीब. वो बहुत गरीब था. इट डिड नॉट रेन लास्ट ईयर एंड ड्रॉट वॉज डिक्लेयर इन द विलेज. लास्ट ईयर यानी पिछले साल बारिश नहीं हुई और क्या घोषित हो गया? ड्रॉट का मतलब होता है अकाल. अकाल घोषित हुआ गांव में. द क्रॉप्स हैड फेल्ड एज देयर वॉज नो वाटर इन द फील्ड. फसल के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है. जब बारिश नहीं हुई तो पानी नहीं आया, और पानी नहीं हुआ तो उनकी जो क्रॉप थी वो फेल हो गई, यानी कि उनकी फसल अच्छी नहीं हुई. ही डिड नॉट हैव एनी इरीगेशन फैसिलिटी टू वाटर हीज न्यू फील्ड. अब उसके पास में कोई इरीगेशन का मतलब होता है फसल को पानी देना, तो इरीगेशन फैसिलिटी किसी तरह की उसके पास नहीं थी. ही हैड नो अदर मीन ऑफ अर्निंग का मतलब होता है कमाना. उसके पास कमाई का और कोई साधन नहीं था. इन द विलेज, गांव में, ऑल द विलेजर्स वर अफेक्टेड बाय द ड्रॉट मीन्स अकाल. ऑल द विलेजर्स यानी सभी ग्रामीण, अफेक्टेड यानी कि उन पे असर पड़ा. किसका? अकाल का. सभी ग्रामीण अकाल से उनके ऊपर असर पड़ा. ही कुड नॉट फाइंड एनी जॉब इन द विलेज. उसको किसी तरह की जॉब विलेज यानी गांव में नहीं मिली. द फैमिली वॉज फेसिंग हंगर. हंगर मीन्स होता है बच्चों भूख.
फैमिली जो है वो गरीबी और भूख को फेस कर रही थी, बिकॉज दे डिड नॉट हैव सफिशिएंट फूड टू ईट, क्योंकि उनके पास खाने के लिए भरपूर मात्रा में खाना नहीं था। G2 had no choice but to shift from his village and migrate to his elder brother's village with his family and cattle. तो अब जीतू ने क्या किया, शिफ्ट कर लिया, शिफ्ट यानी जगह बदली, अपने गांव को छोड़ के वो अपने बड़े भाई के गांव में चला गया अपने परिवार और अपने कैटल यानी मवेशी जानवरों के साथ। देयर ही अरेंज्ड ए स्मॉल हाउस ऑन रेंट, वहाँ पर उसने किराए का एक छोटा मकान लिया। एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ लेबर जॉब, और एक मजदूर की नौकरी ढूंढनी शुरू करी। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, ही फाउंड वर्क देयर, उसको वहाँ काम मिल गया। एंड स्टार्टेड लिविंग इन दैट विलेज विद हिज फैमिली, और वह वहीं पर उसी गांव में अपने परिवार के साथ रहने लगा। हाउएवर इट वाज नॉट एट ऑल ईजी फॉर हिम टू लिव देयर, लेकिन वहाँ रहना उसके लिए पूरी तरीके से आसान नहीं था। ही फाउंड, उसने पाया, हिमसेल्फ आइसोलेटेड इन न्यू विलेज। He was made to work extremely hard and was paid very less. वो बहुत मेहनत से काम करता था लेकिन उसको बहुत कम पैसा मिलता था। He had lost his identity in the new village. उसने अपनी आइडेंटिटी नए गांव में जाने पर उसने अपनी पहचान खो दी थी। He started missing his village. अब वो उसको अपने गांव को याद करने लगा। One day he got news that there is a good rain in his village this year. एक दिन उसे मालूम पड़ा कि उसके पुराने गांव जहां वो पहले रहता था वहां बहुत अच्छी बारिश हुई है इस साल। देयरफॉर ही टुक हिज फैमिली एंड कैटल बैक एंड रिटर्न टू ही ऑन विलेज, और फिर उसने क्या किया, वो अपने परिवार और अपने मवेशी को लेके वापस अपने ही गांव में आ गया और वहीं रहने लगा। लेकिन बारिश हुई तो पानी था इसलिए वो अपने गांव में आया, अगर बारिश नहीं हुई होती तो वो उस साल भी अपने गांव में नहीं आ पाता। तो अगर बिना बारिश के वो अपने गांव में रहेगा तो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए भी उसके पास पैसों की कमी रहेगी, वो उनके लिए खाना पीना भी वहाँ पर व्यवस्थित नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसने क्या किया था, उसने अपने आप को अपने गांव से हटाकर दूसरे गांव में शिफ्ट किया, जिसकी वजह से उसको वहाँ नौकरी मिली और वहाँ अपने परिवार को वो अच्छे से रख पाया। तो ड्यू टू इकोनॉमिक रीज़न फैमिलीज माइग्रेट, इकोनॉमिक रीज़न की वजह से भी परिवार माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है बच्चों शिक्षा। आप सब जानते हो, अभी आप 12th तक यहाँ आसिफ में पढ़ाई कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। 12th के बाद अगर आप हायर कोर्स करना चाहते हो, आप MBBS करना चाहते हो या कोई अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप आउट ऑफ आसिन जाओगे, या तो भीलवाड़ा, जयपुर, न्यू दिल्ली, कहीं ना कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे पढ़ाई के लिए। आप आसिन में क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर उस लेवल के स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूट अवेलेबल अभी तक नहीं है। होप सो आगे जाके जब आप लोग 12th क्रॉस करो जब तक शायद अच्छे इंस्टीट्यूट यहाँ पर भी ओपन हो जाएं, लेकिन अच्छी पढ़ाई के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। तो अच्छी एजुकेशन के लिए भी लोग बाग माइग्रेट करते हैं। अब ये स्टोरी है धीरेन की। धीरेन इज वर्किंग एज अ लेबरर इन संतूस फील्ड इन अ विलेज। एक संतू नाम का कोई जमींदार है या कोई बड़ा किसान है जिसके यहाँ धीरेन नाम का एक आदमी मजदूर की तरह काम करता है। ही इज़ गेटिंग लेस मनी, उसको कम पैसे मिलते हैं। ही हैज़ अ सन मेहुल एंड डॉटर नेम पूजा। उसके एक लड़का है जिसका नाम है मेहुल और एक लड़की है जिसका नाम है पूजा। मेहुल इज स्टडिंग इन क्लास 12th एंड पूजा इन क्लास 10th। मेहुल जो है वो 12th क्लास में पढ़ रहा है और पूजा जो है वो 10th क्लास में पढ़ती है। हिज विलेज, उसके गाँव में, लाइक मोस्ट रूरल एरियाज लैक्स हायर एजुकेशन फैसिलिटी। उसके गांव में दूसरे गांव की तरह, दूसरे रूरल एरियाज की तरह, रूरल यानी ग्रामीण एरियाज की तरह उसके गांव में भी अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन की कमी है। देयर आर नो कॉलेज इन द विलेज। उसके गांव में कोई कॉलेज नहीं है। विद ऑल हिज हार्ड वर्क मेहुल पास द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद 95% मार्क। बहुत मेहनत करके मेहुल ने 12th के एग्जाम में 95% मार्क्स ऑब्टेन किए, प्राप्त किए। मेहुल गेट ए स्कॉलरशिप फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी इन उदयपुर। मेहुल को स्कॉलरशिप मिली है, कहाँ से मिली है, राजस्थान यूनिवर्सिटी उदयपुर से उसको स्कॉलरशिप मिल गई है। धीरेन डिसाइडेड टू सेंड मेहुल टू उदयपुर फॉर हायर एजुकेशन। अब धीरेन जो कि मेहुल के पिताजी हैं, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अच्छी पढ़ाई के लिए मेहुल को कहाँ भेजेंगे, उदयपुर भेजेंगे। ही वांट्स मेहुल टू स्टडी हार्ड एंड बिकम अ रिच मैन एवरी डे।
वो चाहता था कि मेहुल जो है वो अच्छी पढ़ाई करे और एक दिन रिच मैन यानी अमीर आदमी बने, एक दिन अमीर आदमी बने। कौन चाहता था? मेहुल के पापा धीरेन। बट ही थिंक्स दैट इफ हिज सन गोज टू द सिटी अवे फ्रॉम हिज फैमिली फॉर हायर एजुकेशन देन द एक्सपेंडिचर ऑफ हिज फैमिली वुड इंक्रीज। लेकिन वो क्या सोचता था कि अगर वो अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए अपने परिवार से दूर भेजेगा तो उसके परिवार का खर्चा जो है वो बढ़ेगा। ही वुड नॉट बी एबल टू अफोर्ड द एक्सपेंसेस, और वो इस लायक नहीं था कि वो एक्स्ट्रा खर्चा उठा सके। अल्टीमेटली ही डिसाइडेड टू माइग्रेट टू उदयपुर। तो उसने क्या किया? उसने लास्ट में डिसाइड किया कि वो पूरे परिवार के साथ उदयपुर शिफ्ट हो जाएगा। व्हेन ही रीचेज द सिटी, जब वो सिटी में पहुंचता है, ही फर्स्ट फाइंड अ स्मॉल हाउस अवे फ्रॉम द सिटी। वो सिटी से, शहर से दूर एक छोटा घर लेने की सोचता है। शहर के बीच में किराया बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन शहर से दूर जो जाएंगे वैसे वैसे किराया कम होता जाएगा। तो वो शहर से दूर एक छोटा मकान किराए पे लेने के लिए ढूंढता है। ही ऑल्सो गेट अ जॉब इन द सिटी एज अ लेबर ऑन डेली वेजेस। डेली वेजेस यानी रोज पैसे मिलना। इस डेली वेजेस पे उसको सिटी में एक लेबर का काम मिल जाता है, मजदूर का काम मिल जाता है। टू अर्न मोर हिज वाइफ शीना ऑल्सो स्टार्ट्स वर्किंग एज अ लेबरर ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट नियर देयर न्यू हाउस। कुछ ज़्यादा पैसे कमाने के लिए धीरेन की पत्नी शीना जो होती है वो भी एक लेबर का काम करना शुरू कर देती है उनके नए घर के पास में, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, नया मकान बन रहा होता है। उस नए मकान में वो भी मजदूर का काम करना शुरू कर देती है। मेहुल ज्वाइन द कॉलेज एंड पूजा ज्वाइन अ नियर बाई गवर्नमेंट स्कूल। मेहुल कॉलेज ज्वाइन करता है और पूजा उनके नए घर के पास में ये गवर्नमेंट स्कूल है उसे ज्वाइन करती है। द स्कूल गिव्स फ्री बुक्स, फ्री एजुकेशन, फ्री यूनिफॉर्म्स, फ्री स्टेशनरी टू पूजा। स्कूल जो होता है वो पूजा को फ्री में किताबें, पढ़ाई के कोई पैसे नहीं, यूनिफॉर्म के कोई पैसे नहीं और स्टेशनरी के कोई पैसे नहीं, सब कुछ फ्री में पूजा को प्रोवाइड करते हैं। पूजा इज ऑल्सो हैप्पी इन हर न्यू स्कूल। पूजा भी अपने नए स्कूल में बहुत खुश होती है। बट धीरेन इज मिसिंग हिज विलेज। लेकिन धीरेन अपने गाँव को याद कर रहा है। ही डिसाइड दैट वंस मेहुल एंड पूजा कंप्लीट देयर एजुकेशन इन उदयपुर, he and his family would go back to their village to spend the rest of their life there. वो डिसाइड करता है कि जब मेहुल और पूजा अपनी अपनी पढ़ाई उदयपुर में पूरी कर लेंगे तब वह उसके परिवार को लेकर वापस गांव आ जाएगा और अपनी बची हुई लाइफ को वहीं पर स्पेंड करेगा, वहीं पर बिताएगा। नेक्स्ट थिंग, बेटर फैसिलिटीज़। तो इसमें एजुकेशन वाले टॉपिक में आपने ये चीज़ क्लियरली समझी कि बच्चा अच्छी पढ़ाई के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर अपने परिवार को शिफ्ट करते हैं। नाउ बेटर फैसिलिटीज़। अब ये स्टोरी है हरिया नाम की पर्सन की। हरिया एंड हिज फैमिली लिव्ड इन अ विलेज नियर कोटा। हरिया और उसका परिवार कोटा के पास में कोई गाँव है, वहाँ रहते हैं। ही हैड 2 सन्स, उसके 2 बेटे हैं। ही हैड एन एग्रीकल्चर लैंड, उसके खेती की उसके पास ज़मीन है। बट द विलेज डिड नॉट हैव प्रॉपर रोड, बिग हॉस्पिटल्स एंड कॉलेजेस। लेकिन गांव में प्रॉपर रोड, बड़े अस्पताल और कॉलेज नहीं हैं। हरियाज एल्डर ब्रदर वर्क इन द सिटी। हरिया के बड़े ब्रदर जो हैं वो सिटी में काम करते हैं। लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ द विलेज एंड द पुअर फैसिलिटी अवेलेबल देयर, ही टूक हरियाज सन्स टू कोटा सिटी। वहाँ गांव की कंडीशन को देखते हुए और कमज़ोर व्यवस्थाओं को देखते हुए जो बड़े भैया थे, हरिया के जो बड़े भैया थे, उन्होंने क्या किया, हरिया के बेटे को अपने साथ कोटा ले गए। ही एश्योर्ड हरिया दैट ही वुड टेक गुड केयर ऑफ बोथ हिज सन्स बाय प्रोवाइडिंग देम द बेस्ट एजुकेशनल फैसिलिटी। उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वो उसके बच्चों की अच्छी देखभाल करेंगे और अच्छी उसको पढ़ाई की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे इन कोटा। बोथ द सन स्टडीड वेरी हार्ड। दोनों बच्चे बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते थे। दे कम्प्लीटेड देयर हायर एजुकेशन एंड अल्टीमेटली गॉट गुड जॉब्स देयर। उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन पूरी की और कोटा में उनको अच्छी नौकरी मिल गई। दे वर पेड हैंडसम सैलरी। उनको अच्छा पेमेंट मिलता था, अच्छी सैलरी मिलती थी। दे बॉट एन बिग न्यू हाउस विद एक्सीलेंट फैसिलिटी। उन्होंने एक नया बड़ा घर खरीद लिया जिसमें सारी सुविधाएं थी। दे कॉल्ड देयर पेरेंट्स टू सेटल इन कोटा फॉर एवर। उन्होंने अपने पेरेंट्स यानी माता पिता को कोटा में हमेशा के रहने के लिए बुला लिया। सिटी लाइफ हैज़ एक्सीलेंट फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड हेल्थ। सिटी में बच्चों ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन की, ट्रेड और हेल्थ, इनकी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी होती है। ट्रांसपोर्टेशन यानी साधन, एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए
कम्युनिकेशन यानी बातचीत के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के साधन, ट्रेड यानी व्यवसाय, और हेल्थ यानी शरीर संबंधी, ये सारी अच्छी फैसिलिटी सिटी में मिल गई थी उनको। बट द पेरेंट मिस देयर पेरेंटल विलेज, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे, बच्चों के जो माता पिता थे, वो अपने गांव को याद कर रहे थे। दे विजिट देयर विलेज ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक मैरिज एंड फेस्टिवल, और वो अपने गांव में कब कब जाते थे, जब स्पेशल ओकेजन होते थे, जैसे कि कोई शादी हो या कोई त्यौहार हो, तब वो लोग शहर से वापस अपने गांव में जाते थे उस त्यौहार को या उस फंक्शन को वहीं पर करने के लिए वो लोग वहाँ जाते थे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है बच्चों पुनर्वास, वापस किसी को घर प्रोवाइड करना, वो होता है रिहेबिलिटेशन। देयर वॉज अ टाउन नेम गलियाकोट इन डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में गलियाकोट नाम का एक गांव है। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कडाना डैम, कडाना डैम की वजह से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ जो कि माही रिवर पे बनाया गया है गुजरात में। दिस एरिया बिकम अ लो लाइंग एरिया, ये एरिया जो है ये लो लाइंग एरिया, यानी कि उस डैम में जब पानी भरेगा ये गांव पानी में डूब जाएगा। कडाना डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कंट्रोल फ्लड, स्टोर रिवर वाटर फॉर इरिगेशन पर्पज, प्रोवाइड वाटर ड्यूरिंग द समर एंड ड्रॉट। कडाना डैम का निर्माण क्यों हुआ है बच्चों? प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, कंट्रोल फ्लड बाढ़ से बचाव के लिए, स्टोर रिवर वाटर नदियों के पानी को स्टोर करने के लिए, और स्टोर करने की कहाँ ज़रूरत है? फॉर इरिगेशन यानी कि जब फसलों को पानी की ज़रूरत होती है उस वक्त, प्रोवाइड वाटर ड्यूरिंग द समर गर्मियों में पीने के पानी के लिए, और अकाल से बचने के लिए। एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम प्रोसीडेड वाटर स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग इन द टाउन। जैसे ही कंस्ट्रक्शन डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ गांव में पानी भरना शुरू हो गया, एक्यूमुलेटिंग यानी भरना शुरू हो चुका था। Therefore, the government asked the people to leave the town immediately because the town could be submerged under the water anytime. इसलिए गवर्नमेंट ने सभी गांव वालों को इमीडिएटली गांव खाली करने के लिए कहा, क्योंकि कभी भी उस गांव में पानी भर सकता था, वो गांव पूरी तरीके से पानी के नीचे डूब सकता था। The government constructed house for the people at a distance place and also opened new school and hospital there. गवर्नमेंट ने क्या किया? नज़दीकी एक नई जगह पर नए मकान बना दिए, नए स्कूल और हॉस्पिटल भी वहाँ बनाए। टुडे दिस प्लेस इज नॉन एज अ रिहेबिलिटेशन कॉलोनी, और आज उस जगह को किस नाम से जाना जाता है? रिहेबिलिटेशन कॉलोनी। समटाइम्स द गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय हाउसेज एंड बिल्डिंग बिल्ड ऑन अनऑथोराइज्ड लैंड, दिस इज कॉल्ड डेमोलिशन। कभी कभी क्या होता है, अवैध कब्जा जो कर लेते हैं लोग, क्या करते हैं ना कि सरकार की ज़मीन पे है ना मकान बना लेंगे, तो सरकार जाएगी और फिर मकानों को तोड़ती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिमोलिशन। द पीपल लिविंग इन सच प्लेसेस हैव टू मूव अ न्यू प्लेस, और ऐसी जगहों पर जो कि गैर कानूनी है, जो कि गलत जगह पर बनाई हुई जगह है, जो आपकी नहीं है लेकिन आपने उसमें मकान बना दिया, जो सरकार की जगह है, गवर्नमेंट की जगह है, तो गवर्नमेंट उस जगह को तोड़ देगी, तो उस जगह जहां आप रह रहे हो वहां से आपको कहीं और नई प्लेस पे जाना पड़ेगा। द शिफ्टिंग ऑफ फैमिलीज फ्रॉम देयर लिविंग प्लेस टू अ न्यू प्लेस इज कॉल्ड शिफ्टिंग, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, परिवार का पुरानी देयर लिविंग प्लेस यानी जहां वो जीवन जी रहे हैं वहां से नई प्लेस पे जाना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माइग्रेशन। When the government provide a new house after demolishing the old house, it is called, जब गवर्नमेंट पुराने मकानों को तोड़कर और नए मकान आपको प्रोवाइड करती है तो इसको क्या कहा जाता है? जब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो इसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। In the previous chapter, we learned how Bhavna's grandfather migrated from Lahore to Rajkot at the time of partition. They had to leave all their belongings and property in Lahore. प्रीवियस लेसन जो कि मैंने आपको स्लाइड से पढ़ाया था उसमें भावना के नाम की भी एक स्टोरी थी, जिसमें उसके पापा जो हैं, दादाजी जो हैं, वो लाहौर से राजकोट पार्टीशन के टाइम, पार्टीशन का मतलब ये हुआ था 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो पाकिस्तान और इंडिया दो अलग अलग टुकड़े हुए थे। तो उस वक्त पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो इंडिया में आना चाहते थे और इंडिया के जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। तो ये जो माइग्रेट हुए थे उन्होंने वहाँ पर उनकी जो ज़मीन थी, जो मकान थे, सबको छोड़ के उनको इंडिया में आना पड़ा, और इंडिया से जो मुसलमान पाकिस्तान में गए उन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद सब यहीं छोड़ी और खाली हाथ उनको वहाँ जाना पड़ा।
द एंटायर फैमिली फेस मेनी प्रॉब्लम आफ्टर रीचिंग राजकोट। अब वहाँ पर तो उन लोगों के पास में रहने के लिए काफ़ी अच्छी जगह थी, खाने का सामान था, सब कुछ था, लेकिन जब वो सब कुछ छोड़ के इंडिया में राजकोट में आए तब उस परिवार को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। दे हैड टू स्पेंड मैनी डेज इन टेंट एंड स्कूल बिल्डिंग। उनको काफ़ी दिन टेंट और स्कूल बिल्डिंग में रहना पड़ा। देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। वहाँ पर पीने के पानी और खाने की कमी थी। एंड द सैनिटरी कंडीशंस वॉज ऑल्सो पुअर। यानी कि सैनिटरी कंडीशंस बेटा उसको कहते हैं जिसके अंदर हम वॉशरूम मान लो आप, टॉयलेट और पॉटी के लिए जो वॉशरूम्स होते हैं वो फैसिलिटी बहुत कमज़ोर थी, वहाँ पर बहुत ख़राब थी। भावना's grandfather received assistance from the local people and the government to set up a small business। भावना के दादाजी को लोकल लोगों की मदद मिली, गवर्नमेंट की मदद मिली एक छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए। द फैमिली वॉज बिग, परिवार बड़ा था। देयर वर 7 मेंबर्स इन द फैमिली। उनके परिवार में उस वक्त 7 लोग थे। हर ग्रैंड पेरेंट, देयर 3 सन्स, भावना's फादर एंड 2 अंकल्स एंड 2 डॉटर्स, भावना's आंट्स, लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस। वो सातों जने एक छोटे से परिवार में रहते थे जिसमें उनके दादा दादी, भावना के दादा दादी, पापा के अलावा 2 अंकल और 2 आंटी यानी बुआ, ये 7 जने एक साथ रहते थे। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स हर ग्रैंड पेरेंट, फादर एंड 2 अंकल स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस। कुछ महीनों बाद जो ग्रैंड पेरेंट्स थे यानी दादा दादी, पापा और उसके 2 अंकल जो थे उन लोगों ने एक छोटा बिजनेस स्टार्ट किया। इट फ्लोरिश्ड, ये अच्छा चला। एंड एवरीबडी वर्क एंड लिव टुगेदर एज ए यूनाइटेड फैमिली। और सभी जने इसमें काम करते थे और एक साथ एक यूनाइटेड फैमिली की तरह रहते थे। दे स्ट्रेटन देयर बॉन्ड बाय गिविंग रेस्पेक्ट टू एल्डर एंड लविंग द यंग वंस। और उन्होंने अपने रिश्ते को और भी मजबूत किया। कैसे? बड़ों को रेस्पेक्ट देके और छोटों को प्यार देके। तो ये लेसन आज यहीं पर फिनिश होता है। इसकी एक्टिविटी मैं चाहूँगा बच्चों आप लोग ट्राई टू सॉल्व द एक्टिविटीज़ ऑफ दिस लेसन। आप कोशिश करें इसको सॉल्व करने की, और अगर आपसे नहीं होता है तो उसके बाद मैं इसके आंसर्स आपको, आप ग्रुप में अगर मैसेज करेंगे तो मैं इसके सारे आंसर आप लोगों को सेंड करूंगा। ओके, कुछ है जिसको अगर आप चाहो तो मैं अभी बता सकता हूं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड टेल विच इंसिडेंस इज कन्वेज। इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर को देख के आपको समझ में आएगा कि एक पोकलैन या जेसीबी है जिससे एक मकान को तोड़ा जा रहा है ना। गवर्नमेंट इस काम को करवा रही है तो इसको डिमोलाइजेशन बोलते हैं, डिमोलिशन बोलते हैं इसको। ओके, सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट 3 रीजंस व्हाई डू पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। 3 कारण बताने हैं हमारे को, 3 रीजंस यानी 3 कारण बताने हैं जिसके कारण लोग जो हैं वो गांव से सिटी की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। तो बेटा इसके लिए 3 कारण जो हैं, ये सेकंड पॉइंट जो है आपका, इट इज द आंसर, पीपल माइग्रेट ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन, एजुकेशनल रीजन, बेटर फैसिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन। इस कारण से लोग गांव से सिटी की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर है आप खुद सर्च करेंगे, अगर आपको नहीं मिलते हैं आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करेंगे। एक लास्ट ये मैच द कॉलम है, स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल यानी बारिश की कमी, इसकी वजह से क्या होता है? अकाल, यानी कि थर्ड पॉइंट ड्रॉट। वर्किंग ऑन डेली वेजेस, डेली वेजेस पे काम जो करता है कौन करता है? मजदूर यानी कि लेबरर। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आएगा? टेलीफोन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, पीपल एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस क्यों होते हैं? उसका कारण है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। यहाँ पर जो दिए हैं उनमें से ये कारण है, बाकी बहुत से रीजन होते हैं। एंड कॉलेज, कॉलेज में हमें क्या मिलता है? हायर एजुकेशन। तो ये एक्टिविटीज़ आपको कंप्लीट करनी है। आज की वीडियो में यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आपको और किसी तरह का कोई भी डाउट हो आप मुझे वापस कॉल बैक कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज सेंड कर सकते हैं। और इसी तरीके से पढ़ाई करना बच्चों, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं बहुत जल्द। अब आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड पे अटेंशन ऑन योर स्टडीज। थैंक यू।